सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश गहलोत ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था क्षितिज भाग 1 में दूसरा ल्हासा की और जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। विद्यार्थियों, ल्हासा एक तिब्बत की राजधानी है जिसके बारे में लेखक ने लिखा है जब लेखक ने वहाँ की यात्रा की थी। तो पार्ट 1 में हमने लेखक परिचय और पाठ की शुरुआत की थी, उससे आगे हम पाठ को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिरोह नहीं होते, यानी वहाँ पर कोई गांव शहर नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, यानी कि विकट रास्ते थे, सबसे खतरनाक रास्ते थे, तो डाकू वहीं पर रुकते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी कि गांव में कोई खून हो जाए तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर सुनसान जगहों पर अगर खून हो जाता तो आदमियों की कोई परवाह करने वाला कोई नहीं था। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। यानी कि ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई गवाह भी मिलना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं थे। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी कि पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद उनके पास जो भी होता है वो छीन लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी कि तिब्बत में हथियार के लिए कोई भी कानून नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर तो क्या होता है कि हथियार के लिए लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर कोई हर कोई लिए घूम सकता है। तो लेखक ने कहा है कि जैसे हमारे यहाँ लाठी लेकर घूमते हैं लोग, वहाँ पर पिस्तौल वगैरह लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया यानी 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी कि जब कोई डाकू वगैरह हम देखते तो हम भिखारी बन जाते। लेखक ने ऐसा कहा है क्योंकि भिखारियों को वे नहीं लूटते, उनको पता है कि भिखारी के पास कुछ नहीं है। कुछ कुछ यानी कि वहाँ की भाषा में होता है दया दया, 1 पैसा, यानी कि भगवान के लिए कुछ दे दीजिए कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी कि अब हमें कहाँ जाना था? लंगकोर। लंगकोर एक स्थान का नाम है। थोंगला से लेखक को लंगकोर जाना था, और सुमती वहाँ का एक मंगोल भिक्षु था जो जिसका नाम तो लोब्जंग शेख था, लेकिन लेखक उसको सुमती नाम से पुकारता था क्योंकि लोब्जंग शेख का अर्थ है सुमती प्रज्ञ। तो लेखक ने सुमती से कहा कि लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और हम भी चढ़ जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडा यानी ऊंची ज़मीन।
हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ यानी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के श्वेत शिखर यानी कि बर्फ के पर्वत। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे यानी कि टीले के आकार का ऊंचा स्थान को बोला जाता है भीटा। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था। डाढ़े यानी ऊंची जमीन के वहाँ पर एक देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी कि चढ़ना तो मुश्किल था, लेकिन उतरना बहुत ही आसान था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। यानी कि लेकर कह रहा है कि मेरा घोड़ा थोड़ा धीरे हो गया था। मैंने सोचा कि चढ़ाई होने की वजह से ये धीरे चल रहा है और मैं उसको मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डोंग क्विकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। यानी कि इतना धीरे चल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी और धीरे हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी कि 2 रास्ते दूर आया था। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी कि मैं इतने पीछे रह गया कि मैं रास्ता ही भूल गया। जहाँ पर 2 रास्ते जा रहे थे, मैं गलत रास्ते पर चला गया। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, क्योंकि सुमती का कौन था? वहाँ का स्थानीय मंगोल जाति का था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। यानी कि सर्दी का दिन था और वहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा थी, तो कह रहे हैं कंडे यानी कि गोबर के उपले। उसने आग में कह रहे हैं कि 2 टोकरी कंडे जला डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। यानी सुमती लेखक को कह रहा है कि मैंने इतना इंतज़ार किया कि 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3 बार चाय गर्म की, तभी तक आप नहीं आए। अब जाकर आप पधारे हो। लेखक कह रहा है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। यजमान यानी मेहमान और सत्तू यानी कि भुने हुए जौ या चना का आटा। और यहाँ पर कहा है कि रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा यानी कि वहाँ का खाद्य पदार्थ है थुक्पा, जो सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया था। तो लेखक कह रहा है कि हमको गर्मा गर्म रात को थुक्पा मिला, जो सुमती के मेहमानों ने दिया था। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे
ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। बोध गया यानी कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये एक बिहार में स्थान है बोध गया। तो लेकर कह रहे हैं कि वहाँ से लाया गया कपड़ा ख़त्म नहीं होता, और मान लो और कपड़ा ख़त्म होता भी तो उससे गंडा बना लेते। गंडा यानी कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। यानी कि सुमति अपने रुपए पैसे कमाने के लिए वो गंडे वगैरह बांटा करते थे। तो लेखक कह रहा है कि वह अपने यजमानों यानी मेहमानों के पास जाना चाहते थे, तो इतना समय लगा देते थे कि मुझे लगता था कि वो हफ्ता भर उधर ही रहेंगे। तो मैंने सुमति को बोल दिया कि जिस गांव में हम ठहरते हैं वहाँ पर आप गंडे बांट सकते हो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और उसके बदले में मैं आपको रुपए दे दूंगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया यानी कि भारवाहक, जो कुली कह सकते हैं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। यानी कि मुझे उस आदमी से मिलना है, तो सुमति ने कहा कि शेखर विहार की ओर चलो। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षु यानी कि बौद्ध भिक्षु। बौद्ध शिष्यों को, महात्मा बुद्ध के शिष्यों को भिक्षु कहा जाता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र यानी अच्छे आदमी थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कंजूर यानी कि जिसमें बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनका अनुवाद किए हुए 103 पोथियाँ पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक शेर लगभग 1.25 किलो का होता है। तो कहता है कि एक पुस्तक कितनी भारी होती थी? 15 शेर के बराबर। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो विद्यार्थियों, ये थी राहुल सांकृत्यायन की
तिब्बत यात्रा का वृत्तांत। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।